आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत सुंदर था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल थक थक कर रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मेरा दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी जो भी इस बात का पता था और वह मेरी तरह चिंतित थी और बोली कि अगर आज भी ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही चिंतित हूँ। अब सब मेहमान आ चुके थे। पिछली बार देश के एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत ज्यादा उत्सव के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इसे बहुत खुश था, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी यह पत्नी से ज्यादा खूबसूरत थी, उम्र में भी छोटी थी, तो उसे खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर ही था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई और बहुत थकी हुई है, मुझे लगता है दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, उसकी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उसकी रात खराब करना चाहती हो। शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है, काफी सोफी पिला दो, फ्रेश हो जाएगी और फिर सुबह रिफ्रेशन भी होता है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता, लड़कियों की अपनी शादी का बहुत शौक होता है, उसे अपने कमरे, बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए थे, सुबह उठकर तैयारी भी करनी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है, बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खास निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा इससे सलाह मशवरा कर लूं, लेकिन इसे मुझे की बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया, बाकी सबको कमरे में निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने परिवार से सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रखना, सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर थोड़ा घबरा गई। फिर किस वजह पर बात कर रही हूँ, वह थोड़ा घबराते हुए बोली, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, अब इस घर की इज्जत तो भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थमाकर बाहर आई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे देर बाद अधिकार मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार देख रही थी घड़ी की ओर। काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोर से चीख सुनी। उसके बाद मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। यह एक लड़की की चीखने की आवाज थी और वह लड़की कौन हो सकती, मैं अच्छी तरह से जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे पर दरवाजा खुला था और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके पास दुपट्टा है या नहीं। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी, जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया है। उसको संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे बेगरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल में ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा नहीं था। बेचारी बच्ची किसी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला दिया, उन्होंने भी एक
एक दूसरे के कानों में बातें करना शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया गया है। यह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल हर तरफ थे और बेचारी परेशानी से हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा उसने क्या किया है, तो वह कमरे में नहीं आई। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे में हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि कोई चीज़ टूटी होती या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों के बचने के लिए शायद मेरा बेटा अरविंद कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटों में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल में चलते हैं, नहीं तो लोगों को क्या जवाब देंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुँह दिखाई की रस्म पूरी हो जाएगी, फिर अपनी माँ के घर चली जाना, तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता, समाज भी नहीं रोक सकता और न कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं जीना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। यह तो पहले भी हो चुका है। अब अरविंद की पहली शादी हुई थी, मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी, वह मेरी बेटी की दोस्त थी और वह उसे बहुत पसंद करती थी। वह मुझे खुशी के साथ साथ लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया। वह एक अमीर पिता की बेटी थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना अच्छा लगा था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि जैसे वह अरविंद को पसंद करने लगी है और शायद इसलिए रिश्ता भेजा था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की पहली रात वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी और उसने बाद में बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया। अरविंद घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुपचाप साध ली थी, कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी अरविंद को भला बुरा और धमका कर चले गए। वह अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने नाट कर गई थी। हमारी लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अरविंद अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। अरविंद के पिताजी जो पहले से इस दुनिया से जा चुके हैं, सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली। लड़की की माँ तो काबू में नहीं आ रही, कुछ चीख चीख कर मुझे भला बुरा कह रही है, लेकिन उससे उस बेचारी की क्या गलती थी? आखिर उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। काश अरविंद के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत न हारती। लोगों के ताने तो स्नेहा अकेली ही सुनती रही। अरविंद बड़ा था। अरविंद से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानूफूली कर रहे थे। अरविंद को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पता नहीं शायद अरविंद पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है अरविंद दिमाग की मरीज है। कोई कह रहा था पता नहीं उसे नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया, वह इतना ज़्यादा डर गई है। जितना मुँह है उतनी सारी बातें। लेकिन मेरे पास सबका कोई जवाब नहीं था। सब लोगों को अक्सर वजह पता नहीं होती, खुद ही कहानियाँ बना लेते हैं और खुद ही बनाई हुई कहानी उल्टी सीधी कहानियों सच से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन समस्या तो यह थी कि सच मुझे नहीं पता था। ऐसा क्या था कि सुहागरात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थी। उस लड़की ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा हो सकता है उसे अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उसके घर में फ़ोन किया। भले ही वह हमसे रिश्ता ख़त्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की ने माँ ने उठाया, लड़की की माँ ने उठाया। मैंने पूछा अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई और बोली कि मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है, खबरदार आगे जो अपने फ़ोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बिस्तर में रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को? मुझसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। क्या कमी
थी उसकी पत्नी उससे डर कर भाग जाती। अरविंद की बातें करूं तो अरविंद बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था, बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी अब नॉर्मल होती। अरविंद मेरी पहली संतान थी, हमने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारे इतना लाड प्यार से भी वह बिगड़ा नहीं था। हाँ, मुझसे अपनी सुंदरता और घमंड था। वह कहता था कि खूबसूरत और स्मार्ट के आगे सब पानी पानी भरते हैं। उसको पहनने उड़ने का बहुत शौक था, अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीजें पहनना पसंद करता था। नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति को भी कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता। घर में भी खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता। उसे दोस्त से भी कोई ऐसा नहीं था जो कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा भी नहीं करता था, बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त से। सबसे अच्छा दोस्त था बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फोन पर बात होती थी। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता, मम्मी क्यों न हम श्रुति की शादी से कर दे, बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन यह जो 2 बार हुआ था यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे को क्या कमी थी, ऐसा कैसे करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वह भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। अरविंद थोड़ा नॉर्मल हो चुका था, अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा अरविंद की तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताएगी आखिर सुहागरात में कमरे अरविंद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। अरविंद की दूसरी दोनों पत्नियां किससे तलाक हो चुकी थी। मैं यह भी चाहती थी कि यह जो बहू आए वह मेरे पर ही रहे, यहाँ से भाग कर न जाए। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी तो एक बेटी थी, माँ थी, और मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का दब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है। मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि अरविंद की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी, जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी हो और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र थी, इसलिए बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य से नाक नक्शे की लड़की थी। मैंने लड़की वालों से बताया था कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सब बताने से स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने अरविंद को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला, मुझे शादी नहीं करनी, इतनी आम की शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। अरविंद की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, जिस तरह तेरी हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तेरी कभी भी शादी नहीं हुई चाहिए। लेकिन एक मामला सोचती हूँ कि कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी जिंदगी गुजार सके। बोलती बोलती मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखें से आंसू देखकर अरविंद चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं न कहीं अरविंद के दिल में भी चोर जरूर था, वह मुझे नजरें चुरा रहा था। लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूंगी। पहले की तरह सोच लिया था, इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूंगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊंगी कि पहले उसकी पत्नी डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिला दूंगी, अगर कुछ ऐसी बात है तो मुझे बताए, मैं उस समस्या का समाधान करूंगी। पर इस बात की शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था। फिर मैंने बहुत ही सादगी से अरविंद की शादी कर दी। लड़की का नाम रश्मि था, बहुत ही प्यारी बच्चे थे। मेरी बेटी ने मना किया था कि मम्मी रहने दे, भाई को भाई के हाल पर छोड़ दे, लेकिन मैंने उसके समझा दिया था कि बेटा, हो सकता तेरे भाई के साथ कुछ मामला हो जिससे सुलझना हमारा फर्ज है। खैर शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं, बिल्कुल मेरे कुछ जानने वाले, मेरे कुछ
सहेलियां वगैरह थी, उनके परिवार वाले थे। रश्मि को मैं अरविंद के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने रश्मि का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, रश्मि बेटा, तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रश्मि आश्चर्य से मुझे देखने लगी। भला ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो अभी करनी है? मैंने रश्मि को समझाते हुए कहा, अरविंद से शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीब गरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुमसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुम्हें सब कुछ मुझे बता देना है। बस तुम्हें अपने डरने धमकाने या उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। रश्मि ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई और रश्मि को आराम करने के लिए बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, वह हाल में ही सोफे पर लेट गई। श्रुति को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। श्रुति कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी, आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रही हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटे की ज़िंदगी यूं बर्बाद नहीं करनी चाहिए। श्रुति जा चुकी थी, सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी। दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, यह रात अच्छे से बीत जाए। खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने के पहले खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक मेरे सर में हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने अपने भगवान को मनाने की लगी, तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। रश्मि चीखते हुए आई और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया। मैंने उसे जैसे तैसे समझाया, थोड़ा शांत किया। कुछ बोलने की कोशिश स्थिति नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदवाशी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा कर लेते तो आपको और मुझे यह दिन देखना न पड़ता। रश्मि तो बहुत ही समझदार लड़की थी। उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वह हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती थी। लेकिन रश्मि ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रश्मि के घर से फ़ोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी करा सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फ़ोन पकड़े नहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब अरविंद को कोई मजबूरी से अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वह अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रश्मि तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। रश्मि को मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तभी तो इतना ज़्यादा बदवाशा हो गई। आखिर ऐसा क्या कमी है मेरे बेटे में जो हम जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन वापस कर लेते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसी कौन क्या किया कि खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती हैं। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाएं आखिर बात क्या है। अरविंद भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में बात करने की कोशिश करती तो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब हर हाल में अरविंद पर नज़र रखनी थी, उसके एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसी सबूत मिल जाए जिसमें कि सुहाग लगा सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके हाव भाव से कभी ऐसा नहीं लगा कि उससे कुछ अब नॉर्मल भी है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था जैसे उसे लड़के होते हैं। कोई भी रास्ता सुनाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने अरविंद के दोस्त को फ़ोन लगाया, उसी विदेश में रह रहे दोस्त को। मैंने उससे पूछा, नितिन तुम अरविंद को इकलौते दोस्त हो जिसे अरविंद अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे अरविंद के बारे में कुछ बताओ, उसे अपने जीवन के बारे में तुम्हें क्या क्या बताया है। लेकिन यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई। उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था और बस यही बात मुझे अजीब लगी। क्या उसने अपने दोस्त को भी नहीं बताया कि मैंने 3 बार शादी की है और मेरी तीनों पतियां छोड़कर भाग गई। लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को नहीं बताई तो जिसका सबसे ज़्यादा दोस्त था। यह
मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन शायद उसने नहीं बताया। वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। शादी की रात ही पत्नी का भाग जाना, वो भी तीन पत्नियों का। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अरविंद को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात ही घर छोड़कर भाग जाती। मैंने एक बार फिर अरविंद की शादी के लिए सोचा, और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। इस बार मैंने लड़के को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। लड़की भी किसी ऐसी लाई जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और शादी में भी आप लोग को कुछ नहीं करना। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए, लेकिन मैंने यह बात लड़के के माता पिता को नहीं बताई, बस लड़की को ही बता दी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मैंने शादी से वो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, कुछ भी हो सकता है, इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग में मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है, उसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा उससे सहन कर लूँगी, और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम सुमन था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी। दिल ही दिल में खुशी हो गई। अगर सुमन मेरी बहू बनती है और मेरे घर टिकी रहती है, तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ सुमन बहुत ही खूबसूरत भी थी। और इस बार शादी मंदिर में हुई। सब कुछ ठीक था, और हैरानी की बात तो यह थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होती मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई। मैंने खुद दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू भी होश पड़ी थी। अरविंद कमरे से कहीं नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर से कहा कि वह सिर्फ और डर की वजह से बेहोश हो गई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट का निशान नहीं था। अरविंद के चेहरे से भी जितनाक रही थी। ऐसा लगता था कि वह भी परेशान है। इन सब हालातों से अच्छे से चेक करने के बाद कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर ने कहा कि सुमन को जल्दी ही होश आ जाएगा। अरविंद भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं सुमन के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में सुमन ने आंखें खोल ली। होश में आती वह बाहर की तरफ भागी थी। मैं यह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, अपनी मम्मी पापा के पास। मैंने सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन, ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी और तुम मान गई थी कि फिर तुम अब ऐसा क्यों कह रही हो। लेकिन सुमन मेरी कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप बेफिक्र रहे, मैं अपनी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर से रहने को ना कहें। लेकिन सुमन मुझे बताओ तो यह आखिर ऐसा क्या हुआ है, मैं सच जानना चाहती। सुमन तुमसे मुझे वादा किया था कि तुम अरविंद की सच्चाई मुझे बताओगी। आंटी अरविंद के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अरविंद के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अरविंद मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी आंखों में कितनी भी पैसे और भाव थे, मैं उसे रोक न सकी। सुमन चली गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप कुछ ही देर में सुमन के माँ बाप का फ़ोन आने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद सुमन ने अपने माँ बाप का कुछ नहीं बताया था। अरविंद को तीनों पत्नियां ने दूसरे दिन ही तलाक ले लिया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं। उसका मतलब था सुमन अभी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब से अरविंद का चेकअप करा कर रहूंगी। अपने होशोवास में तो अरविंद ऐसा कभी नहीं करने देता, इसलिए मैंने एक दिन अरविंद के खाने में नींद की दवा मिला दी। अरविंद के गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने अरविंद को कुछ स्पेशल के लिए ये बोल कर दिया कि जैसे ही रिपोर्ट आती है आपको बताता हूँ। डॉक्टर चला गया।
और फिर मैं बेसब्री से अरविंद की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा अरविंद एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। अगर अरविंद नॉर्मल है तो शादी की पहली रात उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती है, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। और कुछ सोच कर मैं सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की, शायद उन्हें सच्चाई का नहीं पता। उन्होंने लगता था कि उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही सुमन डर गई। हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी सुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही सुमन बोली, आंटी जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं। मैंने सुमन को बहुत ही प्यार और अपने पास बिठाया और उसे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सुमन बेटी मेरी उम्मीद आखिरी किरण है, तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर सुमन ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी मैं भी मजबूर हूँ, प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़े। जब सुमन किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो मैंने सुमन से कहा, ठीक है तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद ही अपनी आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो सुमन डर रही थी, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई। मैं सुमन को अपने घर ले आई। सुमन के माता पिता ने सुमन की खुशी अपने बेटी को विदा किया। एक बार फिर से सुमन को दुल्हन बनाकर मैं अरविंद के कमरे में बिठा दिया। अरविंद को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि सुमन घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, वहाँ जा रही हूँ, रात भर वहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर अरविंद ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। मैं अरविंद के कमरे में छुप गई। आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और अंदर कमरे में अरविंद दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी सवरी दुल्हन पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। सुमन डरी सहमी बैठी थी, जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके आने वाली संयुक्त के लिए खुद को तैयार कर रही थी, तभी अचानक बाथरूम में से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें सुनते ही सुमन बेड से नीचे उतर गई। डर रही थी, डर कर कांप रही थी। मैं भी हक्का बक्की खड़ी थी। अंदर तो अरविंद गया था, फिर ये औरत की आवाज़ क्यों। अरविंद बाहर निकला और अरविंद को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा सा, यूं कहें कि बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतर हुआ था। आवाज़ की लड़के की तरह निकाल रहा था, तुमने मना किया था ना मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना, तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो अब तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसता हंसता हुआ अरविंद सुमन की तरफ बढ़ा हुआ। सुमन चीखते मारती हुई मेरे पास आ गई। मैं भी बाहर आ गई और अरविंद को रोकने की कोशिश करने लगी। अरविंद क्या हो गया है तुम्हें, तुम होश में तो हो। अरविंद ने मुझे जोर से धक्का दिया और अरविंद परमिला नाम है मेरा। मौका देखकर सुमन कमरे से भाग गई। इससे पहले अरविंद फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अरविंद की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं डरी सहमी सुमन को अपने सीने से लगा लिया, हालांकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा सख्ते में डरी हुई थी। आंटी जी मुझे नहीं मरना, अरविंद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था कि मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा ले आंटी जी, कुछ नहीं होगा। सुमन शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरे दिमाग नहीं थोड़ा काम कर रहा था।
सबसे पहले ख्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद अरविंद पर किसी भूत का साया है। सुमन को मैंने अपने रूम में ही सुलाया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर थे। मैंने उसे सारी हालत के अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से यह भी कह दिया था कि मुझे अरविंद पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं लगता यह किसी भूत का साया है, मुझे तो अरविंद एक दिमागी मरीज लगता है। ऊपर से पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के करैक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज का इलाज है। अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट मरीज बिल्कुल भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर अरविंद पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और यह धीरे अरविंद को क्यों पड़ते हैं, इस सुहाग उसको कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुहाग हाथ लग जाए तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए। सुमन जाग चुकी थी। रात को थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए सुमन बोली, मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। सुमन के सर पर घर से हाथ फेरते हुए बोली, सुमन बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद कर दो, मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप यह कह सकती हैं कि सुमन ने हैरानी से पूछा, तुमसे क्या अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है? अरविंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। और मेरा यकीन करो, अरविंद बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर समझाने पर और अपने माँ बाप के इलातंत को देखते हुए सुमन राजी हो गई। मैंने बहुत ही प्यार से सुमन को कहा था कि सुमन बेटा, अब एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और सुमन ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल को ठंडक उतर आई। मुझे उम्मीद थी कि किरण नजर आ गई। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसकी भी बस एक घर जाएगा। 10 बजे के करीब अरविंद के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। मैंने कहाँ पर हाथों से दरवाज़ा खोला था। सुमन को मैंने अपने कमरे में भेज दिया। अरविंद एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराजगी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मनुष्य एकदम नॉर्मल की बात करता है, पता नहीं बंदा कैसे बन गया। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने ऊपर से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अरविंद ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। अरविंद के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले अरविंद के कमरे में गई, उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखी। सुमन भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। कुछ किताबों में एक उपन्यास था जिसमें कोई परमिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसके कमरे में धक्के देकर बाहर निकाल दिया और अगले ही दिन दूसरे दुल्हन ले आया। परमिला धीरे धीरे दिमाग की मरीज बन गई। दुल्हन को देखते ही उस पर धीरे पड़ने लगे थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखते ही उसे मारने के लिए भागती थी। परमिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया, उसके मायके भेज दिया। दुल्हनों को देखकर परमिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और परमिला के करैक्टर में ही अरविंद ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी न घबराएं, मैं कुछ और दवाइयाँ दूंगा जो कि उपन्यास अरविंद पढ़ता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से अरविंद को समझाना पड़ेगा, उसे परमिला के करैक्टर से निकलना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और सुमन और मेरी मेहनत से अरविंद ठीक होने लगा था। सुमन अरविंद के सामने सिंगर रही थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती। अरविंद से व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगा। उसकी आंखों में मैंने सुमन के लिए प्यार देखा। सुमन भी कहीं ज़्यादा अरविंद की निगाहें उसके पीछे करती। अरविंद का इलाज चलते चलते 3 महीने हो चुका था। सुमन ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया है उसकी ये कायम हो गई और बहुत ही अच्छे कर्म किए जो मुझे सुमन जैसी बहू मिली। सुमन मेरे साथ
रात मेरे कमरे में ही सोती, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास था कि अब अरविंद बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने सुमन से कहा, तुम आज मुझे आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। सुमन ना समझी मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि सुमन, आज तुम्हें दुल्हन बनकर अरविंद के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सुमन डर गई, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गई। शायद उसे भी यकीन था कि अरविंद अब ठीक हो चुका है। वह भी अरविंद की प्यार भरी नज़रों से समझ चुकी थी। सुमन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दरवाज़ा खुला रखना, दरवाज़ा के बाहर ही खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक न हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फ़ौरन बाहर भाग आना। रात होते ही अरविंद के आने से पहले मैंने सुमन को दुल्हन तरह सजा अरविंद के बेड पर बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। मैंने अरविंद के आने का टाइम हो गया। मैंने सुमन को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर अरविंद आ चुका था। खाना खाते हुए अरविंद की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। मैं समझ गया था कि अरविंद किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बन रही थी। कुछ देर में अरविंद खुद ही बोलना, मम्मी सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या कहीं चली गई है? मैंने बोलना से पहले ही श्रुति बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपके कमरे में। इससे पहले कि श्रुति अपनी बात पूरी करती मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए, अरविंद तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, मैं तो अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद अरविंद अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी अरविंद के पीछे पीछे चली गई। बाहर गेट पर रुक गई। मैं अंदर फान नहीं गई। सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक हो। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक अंदर शांति ही। और कुछ देर में मुझे सुमन और अरविंद की संयोगियाँ सुनाई देने लगी। प्यार में डूबी हुई सरगोलियाँ में मुस्कुरा दी। मैंने अंदर तक सुकून उतर गया। मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद किया और सुमन मेरे कमरे में आता है सुकून से लेट गई। सुमन मेरी आंखें देख खुली, जल्दी ही उठकर किचन में चली गई। सुमन को किचन में पहले ही मौजूद पाया। मुझे देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुमन की झुकी हुई नज़रों और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई थी सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सुमन के माथे को चूमते हुए कहा, सुमन बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? सुमन थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, वह अरविंद को कॉफ़ी चाहिए, वही बना रही हूँ। सुमन को कॉफ़ी बना छोड़कर मैं अपने हॉल में आ गई। सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे अरविंद और सुमन के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र न लगे। धन्यवाद दोस्तों।